इस वीडियो में जो आप आसमान में लाइट देख रहे हैं, ये ना तो कोई लेजर लाइट शो है और ना ही किसी साइंस फिक्शन मूवी का ये सीन है। ये ईरान द्वारा इराक पे छोड़ा गया बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इराक पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि इन सभी बैलिस्टिक मिसाइलों में से लगभग 90% बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी 10% बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट को हिट किया। ईरान के इस मिसाइल अटैक में लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के नवनीतम एयरबेस को हिट किया, जबकि कुछ मिसाइल्स टेल एनओएफ एयरबेस को हिट किया। इसके अलावा कुछ मिसाइल इंटेलिजेंट एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के पास भी गिरा। हालांकि इतने सारे मिसाइल अटैक के बाद भी वहां पे किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इस मिसाइल अटैक में नहीं हुई है। ईरान द्वारा किया गया इस बड़े से मिसाइल अटैक को इजराइल के बेस डिफेंस सिस्टम द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हालांकि ईरान द्वारा इजराइल पे किए गए लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक के बाद सारे मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए और जो भी मिसाइल अपने टारगेट को हिट किया वो भी प्रॉपर नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ईरान ने इस मिसाइल अटैक को सेलिब्रेट किया। غرورم خیلی رفته بالا. افتخار میکنم که بچه شیعه‌ام، ایرانیم. یعنی این اسرائیل رو باید نابود کرد. अक्टूबर इजराइल के अंदर न्यू ईयर का टाइम होता है, जहां इजरायली लोग अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं और उसी दिन इतना बड़ा मिसाइल अटैक किसी भी तरीके से मानवता के हित में नहीं कहा जा सकता। इस मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के राष्ट्रपति ने भी साफ कहा है कि ईरान ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसको इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. We will stand by the rule we established. Whoever attacks us, we will attack them. ईरान का कहना है कि ये मिसाइल अटैक प्रतिक्रिया है उन लोगों की मृत्यु का जिसे इजराइल ने मारा है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास और आईआरजीसी के हेड को इजराइल द्वारा मारने की प्रतिक्रिया था ये 200 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। ईरान ना तो इजराइल के बॉर्डर कंट्री है और न ही उसकी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है इजराइल के साथ, फिर भी ईरान इजराइल पे हमला करता रहता है। हालांकि इजराइल को जब पहली बार स्वतंत्र कंट्री घोषित किया गया था तो पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ 2 ही ऐसा कंट्री था जो इजराइल के स्वतंत्र कंट्री को मान्यता दिया था। एक था टर्की और दूसरा था ईरान। 1953 से लेकर 1979 तक इजराइल और ईरान का जो संबंध था वो काफी अच्छा था और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यापार भी करते थे और अच्छे से रहते भी थे। लेकिन बाद में जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद ही ईरान और इजराइल के बीच धीरे धीरे शत्रुता बढ़ने लगी। 1991 में जब गल्फ वॉर खत्म हुआ, उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच जो दुश्मनी थी वो बहुत गहरी हो गई। ईरान न सिर्फ इजराइल के पावर को खत्म करके अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, बल्कि वो पूरे गल्फ कंट्री को ये भी संदेश देना चाहता है कि पूरे गल्फ कंट्री के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है और वही पूरे मिडिल ईस्ट को नेतृत्व कर सकता है, वही पूरे मिडिल ईस्ट का लीडर बन सकता है। बल्कि ईरान जानता है कि अमेरिका इजराइल के द्वारा ही पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर रहा है और अगर इजराइल को खत्म कर दिया जाए तो अमेरिका का जो कंट्रोल है वो पूरे मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा और ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकता है। ईरान अपने इस 200 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से साफ कर दिया है कि वही पूरे मिडिल ईस्ट को लीड करेगा और उसके अलावा न तो इजराइल और न ही अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को लीड कर सकता है। पहले ईरान कभी भी इजराइल पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, वो अपने प्रॉक्सी कंट्री के द्वारा संगठन है उसको हथियार देकर, मिसाइल देकर हमेशा ही इजराइल पे हमला करवाता रहा है।
ईरान द्वारा प्रॉक्सी वॉर में शामिल कंट्री इसमें शामिल है टर्की, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और यमन। इन्हीं कंट्रियों के अंदर जो स्थित संगठन है, उन संगठनों को हथियार और पैसे द्वारा मदद करके इजराइल पे हमला करवाता था ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कंट्री है क्योंकि उसके पास अपना डिफेंस सिस्टम है, वो अपना हथियार खुद बनाता है। ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है और ईरान पे ही सबसे ज्यादा बार सेंक्शन लगा है। ईरान पे जितनी बार भी सेंक्शन लगा है, उस सेंक्शन में वो तो ना तो कोई हथियार बाहर से खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था, और यही कारण है कि ईरान ने खुद का डिफेंस सिस्टम शुरू किया और अपना हथियार खुद बनाना शुरू कर दिया। ईरान पे कई बार सेंक्शन लगा है। सबसे पहला सेंक्शन 1979 में लगा था, जब ईरान के अंदर स्थित अमेरिकन दूतावास को कुछ कट्टरपंथी स्टूडेंट द्वारा घेर लिया था और वहां स्थित लोगों को बंधक बना लिया था। दूसरी बार ईरान पे सेंक्शन 1980 में लगा था, जब यूएस और गल्फ कंट्री ने ईरान पे इसलिए सेंक्शन लगा दिया था क्योंकि ईरान आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार द्वारा हेल्प कर रहा था। इसके बाद 2006 में भी ईरान पे सेंक्शन लगा था और ये सेंक्शन लगा था ईरान पे यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चलाने के कारण। 1971 के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएगा, लेकिन वो न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल कामों के लिए हो सकता है। लेकिन ईरान ने उस समझौते को तोड़ दिया और चुपके से अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसका पता लगने के बाद अमेरिका ने उस पर पूरी तरीके से सेंक्शन लगा दिया और इसके बाद ईरान न तो कोई हथियार किसी कंट्री को बेच सकता था और न ही कहीं से कुछ खरीद सकता था, जिसके बाद ईरान ने अपना खुद का डिफेंस सिस्टम शुरू कर दिया। आज ईरान अपना डिफेंस सिस्टम खुद बनाता है, जिसमें शामिल है मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, गन बेस्ड डिफेंस सिस्टम। ईरान अपना डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ही यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रखा ताकि वो आगे चलकर न्यूक्लियर बम बना सके और वो एक न्यूक्लियर संपन्न कंट्री बन सके। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास आज के डेट में लगभग 4951.1 kg हेक्साफ्लोराइड यूरेनियम है, जिसमें से 164.7 kg 60% इनरिच यूरेनियम है। ईरान जल्दी ही अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम 100% तक हासिल कर सकता है, ताकि 60% इनरिच यूरेनियम के साथ भी न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर न्यूक्लियर बम में 90 से 95% इनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दुनिया में ज्यादातर पाया जाने वाला यूरेनियम U-238 होता है और U-235 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की जरूरत होती है और इसलिए यूरेनियम 238 को इनरिच किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है और उसे यूरेनियम U-235 में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जाता है। 1 अक्टूबर 2024 को मिसाइल अटैक के बाद 5 अक्टूबर 2024 को ईरान में एक अर्थक्वेक आया था और लोगों का कहना है ये अर्थक्वेक नहीं है, बल्कि ईरान द्वारा टेस्ट किया गया न्यूक्लियर पावर का ये असर था। हालांकि इसकी पुष्टि ईरान द्वारा या किसी भी मीडिया रिपोर्टर द्वारा नहीं की गई थी कि ये नेचुरल अर्थक्वेक था या ईरान द्वारा किया गया न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट के कारण आया अर्थक्वेक था। ईरान में आए अर्थक्वेक का जो केंद्र था वो सरफेस से 10 किलोमीटर नीचे था। इस अर्थक्वेक का जो तीव्रता था वो 4.6 स्केल का था। अगर ये अर्थक्वेक ईरान द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के बाद आया है और उसके बाद भी ईरान ने मीडिया में आकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब है कि ईरान द्वारा किया गया टेस्ट फेल हो गया है और अभी भी समय है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जा सकता है। अगर ये नेचुरल अर्थक्वेक था तो भी ईरान को न्यूक्लियर बम बनाकर उसको टेस्ट करने से रोकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दुश्मनी में 200 बैलिस्टिक मिसाइल किसी कंट्री पे छोड़ सकता है, वो न्यूक्लियर पावर होने के बाद क्या कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है आने वाले समय में वो न्यूक्लियर पावर हो जाए और हो सकता है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए। ईरान अपने आप को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश के रूप में देख रहा है और ईरान द्वारा इजराइल पे जो हमला था वो उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट में था, ताकि वो मिडिल ईस्ट कंट्री को दिखा सके कि वो मिडिल ईस्ट को लीड कर सकता है। हमें अमेरिका या किसी अन्य कंट्री की जरूरत नहीं है।
और यही कारण है कि इस मिसाइल अटैक के बाद जो ईरान के जो राष्ट्रपति था उसने पूरे मुस्लिम कंट्री को एक होने की बात कही, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि ईरान के कहने पे कभी भी पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ होकर किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। खासकर वो कंट्री जो डेवलप्ड है, जो अपना इकोनॉमिक्स बढ़ा रहा है, जो जिसका एक वर्चस्व है पूरे दुनिया में, वो कभी भी इस तरीके के वॉर में नहीं जाना चाहेगा। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर 90 to 95% शिया मुस्लिम रहते हैं, जबकि 5 से 10% सुन्नी मुसलमान रहते हैं। अगर शिया मेजोरिटी वाले कंट्री की बात करें तो उसमें शामिल ईरान, इराक, यमन और अजरबैजान। जबकि मिडिल ईस्ट के अन्य कंट्री की बात करें जिसमें शामिल है सऊदी अरब, यूएई और कतर, ये सारे डेवलप कंट्री है और इसमें ज्यादातर मेजोरिटी है वह है सुन्नी मुसलमान का। यह कंट्री किसी भी कारण से किसी भी वॉर के साइड नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये सारी कंट्री डेवलप है और अपने डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, खासकर ईरान के लिए। और ईरान के साथ जाकर इजराइल से लड़ाई करना सीधे तौर पे यूएस से पंगा लेना है और कोई भी कंट्री यूएस से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहता।